कलेवर में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग के इस नए अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से रूबरू करा सके, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान आपसे करा सके, साथ ही आपकी मुलाकात करा सके उन लोगों से, उन कला साधकों से जो पूरा जीवन अपना समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण में। रंग तरंग में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ विशेष प्रस्तुति पद्म पुरस्कार 2024 पर भी। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। उपराष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप की किताब श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक, सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। ये किताब गीता के सार को सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास है। आइए आपको ले चलते हैं किताब के विमोचन पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गीता अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को प्रकाशित करती रही है और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण सुभाष सिंह कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। डॉक्टर कश्यप जी, हम आपके कायल हैं। आप कलम को चलाइए, मेमोज को लिख दीजिए। डॉक्टर वंदना कुमार से बेटर, सशक्त, हिम्मत आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आपकी बेटी स्वाति और वंदना जी जो आपकी बेटी के समकक्ष है, 1-11 होंगे। प्लीज डू इट। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कश्यप को आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुभाष कश्यप ने संसद को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि वह 3 बार के लोकसभा महासचिव रहे। उनके पास संसद के बारे में बताने के कई किस्से होंगे जिन्हें पाठक बड़े उत्साह से पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने कश्यप को लिविंग लेजेंड बुलाया और कहा कि वे अपने आप में संस्थान हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख पाएंगी। सुभाष कश्यप अब तक राजनीति शास्त्र पर 100 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। इस मौके पर उनकी पुत्री डॉक्टर स्वाति कश्यप भी उनके साथ मौजूद थी। डॉक्टर स्वाति ने बताया कि उनके पिता को गीता के प्रति आकर्षण बचपन से ही था। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी की ये पुस्तक गीता के उदात्त संदेश को खोजने और उसे बेहतर समझने की यात्रा को अपने सतत प्रयास को प्रस्तुत करती है। इन्होंने कही है वो ये है कि भगवद गीता हम सबकी धरोहर है, ग्रंथ नहीं है केवल। ये हमें तरीका दिखाता है कि किस तरह से अपने जीवन को एक सुखी जीवन बनाया जा सकता है, स्वस्थ जीवन बनाया जा सकता है और सार्थक जीवन बनाया जा सकता है जिसमें सफलता की प्राप्ति हो। इस पुस्तक का उद्देश्य गीता के श्लोकों का अर्थ सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। भारत देश कलाओं का एक ऐसा संग्रह है कि वैश्विक मंच पर इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। इस प्रदर्शनी में तो कैनवस पर काला रंग ज्यादा नजर आ रहा है, ये है सेंट्रिक ब्लैक। लेकिन आइए आपको ले चलते हैं गोंद कला की रंगीन दुनिया में। कई ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्ति की कगार पर थी और जिन्हें कलाकारों ने अपने अथक परिश्रम से जीवन दान दिया है। गोंद कला भी ऐसी ही कला है। राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें गोंद कला से जुड़े समकालीन कलाकार एक ही मंच पर आए एक साथ।
गोंड कला पठानगढ़ और मंडल के कारीगरों की उम्दा कलाकारी को प्रदर्शित करती है। रजा फाउंडेशन द्वारा गोंड कला की ये दूसरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उभरते व अनुभवी कलाकार एक साथ नजर आए। संगीतमय किस्से कहानियों को खूबसूरत रंगों के जरिए कैनवस पर उतारने की ये कला आज देश ही नहीं विदेश में भी बेहद लोकप्रिय हो रही है। गोंड कलम की यहाँ एग्जीबिशन में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लगी हुई है, यहाँ पर हमने 26 कलाकारों की एग्जीबिशन लगाई है जो रज़ा फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ की है। यहाँ दूसरी बार हमने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है जिसमें हमने 52 चित्र लगाए हैं जो कि सारे गोंड कलाकार हैं, और इसमें आप कई तरह के चित्र देखेंगे जो गोंड कला को प्रदर्शित करते हैं। गोंड कला लोक कला का ही एक रूप है जो गोंड समाज की उपशाखा प्रधान समुदायों के कलाकारों द्वारा चित्रित की जाती है, जिसमें गोंड कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण किया जाता है जो परंपरागत रूप से प्रधान समुदायों के द्वारा गोंड देवी देवताओं की स्तुति हेतु सदियों से गाई जा रही हैं। प्रधान लोग राजगोंड राज परिवारों के यहाँ कथा गायन करने हेतु जाया करते थे, जो उनकी जीविका का साधन था। जब प्रधानों के कथा गायन की परंपरा कम हो गई, तब प्रधान कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम ने इस गोंड कथा गायन की परंपरा को चित्रकला के माध्यम से साकार करना प्रारंभ किया। और मध्य प्रदेश के पाटनगढ़ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, 26 कलाकारों की यहाँ एग्जीबिशन है जिसमें 52 पेंटिंग्स हैं और हर पेंटिंग अपने आप में नायाब है। आज गोंड चित्रकला जीआई टैग प्राप्त है और दुनिया भर में इसके कदरदानों की संख्या काफी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की गोंड कला एग्जीबिशन मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ सेव द नेचर एंड नेचर सेव द लाइफ एग्जीबिशन है। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा कलाकारी करी है आर्टिस्ट ने। देश भर से जुटे गोंड कलाकारों के लिए ये प्रदर्शनी एक बेहतरीन मंच और अवसर साबित हुई। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई, लेकिन साल 2016 में पद्म पुरस्कारों को मिली एक नई पहचान, क्योंकि ये बन गए जनता के पद्म, पीपल्स पद्मा। पद्म पुरस्कार 2024 में देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाए गए व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि साल 2024 की अगर हम बात करें तो कला के क्षेत्र से कौन सी वो महान विभूतियां थीं जिन्हें पद्म सम्मान से नवाजा गया। प्रख्यात अभिनेत्री और मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु डॉक्टर वैजयंती माला बाली और मशहूर अभिनेता चिरंजीवी को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया, तो वहीं मशहूर संगीत निर्देशक प्यारेलाल शर्मा को मिला पद्म भूषण सम्मान। डॉक्टर वैजयंती माला बाली का जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ। 5 वर्ष की आयु में ही आप कला क्षेत्र से जुड़ गई। कला की उत्कृष्टता जब सिनेमा जगत तक पहुंची तो प्रमुख हिंदी अभिनेत्री के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की। मधुमती, 12th थीव, आम्रपाली जैसी हिंदी फिल्मों में आपके अभिनय ने लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। साल 1984 और साल 1989 में आपने दक्षिण मद्रास लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है।
मैं सफ़र के बारे में क्या, ये सब भगवान ने जो किया है तो मैं प्रणाम करती हूँ। भरतनाट्यम इतना मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो फिल्मों के लिए अलग, मगर भरतनाट्यम में जो फाउंडेशन ना, अस्तिवार जो कहते हैं, इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग अस्तिवार, तो हर एक डांस मैं कर सकती थी। अर्थशास्त्रीय संगीत को आप ही फिल्मों में लेकर के आए। हाँ हाँ, शास्त्रीय संगीत और हमारे जो रिच फोकलोर है ना, फोक डांसेस, इंडिया में सारे इतने फोक डांसेस इतने बढ़िया हैं, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। फर्स्ट फिल्म जो अब्रॉड में शूटिंग से की है उन्होंने, बहुत लंबी फिल्म थी, 3 घंटे से चलती रही। हाँ, और वो कैरेक्टर जो मैंने किया वहाँ उसमें, तो सारे वाइट, वो उनका जो आइडिया, जो वो संगीत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो डिस्कस करते थे। तेलुगु फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमा चुके चिरंजीवी का जन्म 1 अगस्त 1955 को हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सुपरस्टार की सफलता असाधारण रही। 155 फिल्मों में आपके अभिनय ने उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था करने में आपका योगदान अतुलनीय रहा। आप साल 2012 में नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। सितंबर 1940 को जन्मे श्री प्यारेलाल प्रसिद्ध संगीतकार हैं। साल 1950 में आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और अनेक प्रसिद्ध गीतों को संगीतबद्ध किया। आप अब तक 800 से अधिक हिंदी व क्षेत्रीय फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन कर चुके हैं। संगीत सेवा में आपका योगदान अद्वितीय है। 25 अगस्त 1952 को जन्मे श्री विजयकांत प्रतिष्ठित अभिनेता और राजनीतिक दल DMDK के संस्थापक सदस्य हैं। आपने 1979 में तमिल सिनेमा में करियर का शुभारंभ किया। 154 फिल्मों में आपने अभिनय किया है। साल 1991 में आई फिल्म कैप्टन प्रभाकरण के लिए आपको कैप्टन उपनाम मिला। देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाए गए इन गुमनाम नायकों को आज वो पहचान मिल रही है, वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। पद्म पुरस्कार 2024 में कुल 112 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। आइए देखते हैं कला के क्षेत्र के कौन से वो नायक हैं जिन्हें मिला पद्मश्री सम्मान। भारतीय मंदिर वास्तुकला और कुशल स्थापित मूर्तिकार डॉक्टर वेल्लू स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। years tried to Padma Awards, but I never get Padma Award. But this year, Honorable Modi ji given a chance to me for great proud to my India.
87 वर्षीय श्री भद्रपन बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र में ओइली कुंभी लोक नृत्य संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले श्री रामलाल बरेठ ने रायगढ़ शैली में कथक को बढ़ावा दिया है। इस शैली के लिए आपका काम अविश्वसनीय है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और शास्त्रीय गायक प्रोफेसर बट्टू ग्वालियर, पटियाला और श्याम चौरसिया घरानों से दीक्षित हुए हैं। आपका गायन पिछले 6 दशक से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बिहार की टिकुली चित्रकला को विश्वास 5 दशक से पुनर्जीवित कर रहे हैं। रोहतास में जन्मे श्री विश्वास ने 8000 महिलाओं को मौर्य कालीन कला से प्रशिक्षित किया है। त्रिपुरा की रहने वाली श्रीमती चकमा आधुनिक व पारंपरिक वस्त्र डिजाइनर हैं। लोइन लूम का उपयोग कर आपने वस्त्र परंपरा को संवर्धित किया है। श्रीमती अनुपमा होस्केरे 3 दशक से अधिक समय से धातु कठपुतली कला का प्रचार कर रही हैं। आप धातु पपेट थिएटर बेंगलुरु की संस्थापक हैं। झारखंड में प्रचलित लोकगीत भादु गान व अन्य गीतों के रचनाकार हैं। 88 वर्षीय श्री रतन कहार लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण जीवन को समर्पित किया है। अट्ठाईस जुलाई 1971 को जन्मे श्री लेप्चा सिक्किम के मंगन जिले के रहने वाले हैं। आप बांस के शिल्पकार हैं और लेप्चा पारंपरिक टोपी के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री विनोद महाराणा ओडिशा के सुविख्यात लोक चित्रकार हैं। आपकी प्रसिद्धि पटचित्र पर प्राचीन मंदिरों पर आधारित कला को दर्शाने की है। पंडित रामकुमार मल्लिक दरभंगा घराने के 12वीं पीढ़ी के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। 5 दशक से ध्रुपद गायकी में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रही हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने मुझे ये पद्मा अवार्ड का घोषणा किया और उसका मैं बहुत आभारी हूं। श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद की बीकानेर से मांड लोक गायक बंधुओं की जोड़ी है। देश विदेश के सांस्कृतिक उत्सवों में इस कला का आपने प्रदर्शन किया है।
और फिल्मों में संगीत निर्देशन भी दिया है। बरगढ़ के 85 वर्षीय शब्द नृत्य लोक कलाकार हैं। श्री भागवत को 5 दशक से अधिक समय से ओडिशा की इस कला में विशेषज्ञता हासिल है। श्रीमती सिल्वी पासार पूर्वी खासी हिल के वरिष्ठ लोक संगीतकार पुराने खासी नृत्य रूपों को पुनर्जीवित कर रही हैं और खासी जयंतिया संस्कृति के संवर्धन में संलग्न हैं। श्री प्राण सभरवाल पटियाला के वरिष्ठ रंगमंच अभिनेता हैं। 7 दशक में 5000 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार 50 वर्ष से अधिक समय से मशहूर छऊ कलाकार, छऊ नृत्य के पारंपरिक रूप और छऊ मुखौटा बनाने के अनूठे तरीके की पुरुलिया की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बढ़ावा आपने किया है। हरि कथा की पहली महिला कथाकार हैं श्रीमती उमा महेश्वरी। आपने पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए 4 दशक से कथा वाचन की परंपरा को जीवित रखा है। ये वो कला साधक हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय कला संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं पद्म पुरस्कार 2024 के कुछ यादगार पलों के साथ। नमस्कार।